गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सबको हमारा नमस्ते। आज फिर लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 9th मैथ। काफ़ी दिन बाद हुआ है, फिर भी हमने उधर कुछ चीज़ें बताई थी। उसके बाद बहुपद में कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिखाया था, याद दिलाया था, और हमने पढ़ा रहे थे हम लोग सिस्टम नंबर संख्या पद्धति में। हमने कुछ पढ़ाई थी, कुछ बातें हमको भूल गई, कुछ याद है। मुझे आपको उस चीज़ को याद दिलाना चाहते हैं कि हमने प्रश्नावली में स्टार्ट भी किया था, 1.3 तक गए थे और उसको पढ़ाया भी था, और आप उसको देख सकते हैं। फिर भी आज फिर से हम पुनः 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th है और हमने इसके बारे में कुछ काफ़ी चर्चाएं बात भी की है, उसी को देखते हैं और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर 2 मिनट खातिर बंद करा क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। कुछ तथ्य रखे गए हैं, उसके बारे में जवाब देना है। नीचे दिए गए कथन का सत्य या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसमें सत्य और असत्य कौन सा है ये बताना है, और कारण भी बताना है, क्यों सत्य है क्यों असत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहले पॉइंट पर आते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ लिखा गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो सीधा सीधा उसका जवाब अगर आप देंगे कि जितने भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है, जितने भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है वह क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। सीधा जवाब है इसका, जितनी भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है वह वास्तविक संख्या होती है। यह कारण बनता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगर आप ध्यान रखेंगे वास्तविक संख्या में अपरिमेय तथा परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ बात वही आ गई, प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, आप जवाब दे सकते हैं सत्य, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय तथा परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जवाब को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप वास्तविक संख्या के बारे में अगर पहले पता होगा तब आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या अपरिमेय तथा परिमेय है। तो आप इस पे जवाब दे सकते हैं। फिर से इस पर कन्फर्म कर लीजिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, होती है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय तथा परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है, वास्तविक संख्या वह होती है जो परिमेय तथा परिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यही आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, ये सत्य है। ठीक है, पहले का कन्फर्म हो गया। आते हैं सेकंड नंबर पर, जरा देखिए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा, कोई भी संख्या रेखा होगी, अगर मान चलिए अगर हम नीचे एक दर्शा दे रहे हैं संख्या रेखा को, ऊपर देख लीजिए, यह हम छोटा सा एक संख्या रेखा दर्शाते हैं। प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ इसने दिखाया है कि m एक प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, तो क्या जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या √m के रूप का होता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या हम अगर यहाँ पे संख्या रेखा को दर्शाते हैं तो क्या कभी भी आपने देखा होगा कि कॉर्नर में संख्या रेखा पे कोई नंबर दर्शाई गई है, √3, √4, √5? इस चीज़ को आपने कभी देखा होगा? ऐसा कभी नहीं दर्शाया जाता है।
तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है कि कर्ण हटेगी तो वो 1/2 हो जाता है, वर्गमूल हट जाता है कर्ण से, तब वो बन सकती है। लेकिन ये स्थिति में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में, यम प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हो गया कि अंडर रूट में कोई भी यम की जगह आप 3 ले लीजिए, तो 3 यम की वैल्यू अंडर रूट 3 है, तो आप इसको दर्शा सकते हो, दर्शा सकते हो क्या इसमें संख्या रेखा पर, तो आप कतई नहीं इसको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता। सो आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो होगी वह संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, इसी बात को वह दर्शाया गया। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में, हमने जैसे अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो कि रूप का होगा, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या कुछ भी रख देंगे यम की जगह, तो ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसको दर्शाया नहीं जा सकता। ये असत्य है, असत्य है, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक को हम क्या संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक, बस इतना जवाब देना है। किसी भी संख्या रेखा का ऋणात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, उस बात को आप सत्य, ये असत्य हो गया। वही बात आते हैं थर्ड वाले पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब फिर वही क्वेश्चन को जरा सा ऊपर वाले पर आ जाइए, ध्यान से दीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ क्या लिया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, यहाँ पे पहले अपरिमेय लिखा है, यहाँ वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो यह जवाब गलत होगा, सत्य नहीं है। यह क्या है, असत्य है, क्योंकि असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत है। आपने देखा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जितने भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर ये पहले लिख देता कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो हाँ ये सत्य हो जाता, लेकिन वह वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, गलत है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या नहीं होती है, में संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या है, असत्य है। जबकि वास्तविक अगर आ जाता परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, ये सत्य हो जाएगा। जबकि वही बात उलट दे कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय तथा परिमेय संख्या होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बात को कन्फर्म कीजिए। सो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ज़्यादा देखिएगा और कहिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती। आप इस बात को जरा सा गौर करिए, यहाँ पे ध्यान देंगे तब बातें समझ में आएगी क्या कह रहा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कोई भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, ठीक है, एक अपरिमेय धनात्मक पूर्णांक कोई ले लीजिए। मान चलिए हम अगर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक है, का इसका वर्गमूल कर दें, अगर वर्गमूल का मतलब पावर 2 कर दें, सॉरी वर्ग नहीं, ये वर्गमूल क्या करा, वर्गमूल की बात करा। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 2 कर दें ऐसे करके अंडर रूट, तो वर्गमूल क्या होते हैं, एक अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण। तो यहाँ पे ये बात को गौर करिए जरा सा, क्या सभी धनात्मक, यहाँ पे सभी लिखा गया तो गलत होगा। कुछ संख्याओं का ऐसा हो सकता है जिसका वर्गमूल अपरिमेय होते होंगे, जैसे अंडर रूट 2 क्या हो गया, एक
अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, यह क्या हो गई? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते? नहीं, कुछ संख्याओं के, जैसे √2 हमने लिया, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो यह क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है यह। ठीक है, अगर यहीं पे यदि नहीं, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा गया नहीं, यहाँ पे सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या आप बता सकते हैं सभी होते हैं? नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल, उदाहरण दीजिए एक परिमेय संख्या है, कोई संख्या ले लीजिए, हम अगर 4 लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आएगा। 2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? एक संख्या है 4, 4 का वर्गमूल लिया गया तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जबकि अगर यहाँ पे √3 लेते हैं तो एक अपरिमेय संख्या आएगी। अगर यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या बोलते हैं 16 कर दें, यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पे बस क्वेश्चन को जवाब पे गौर करना है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता? सभी धनात्मक नहीं, कुछ संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होगा। बाकी सभी लोग जितने नंबर बचेंगे उसका क्या होगा? वर्गमूल होगा, तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। हमने एग्जाम्पल में बता दिया। कुछ संख्या में √2 आता है, कुछ संख्या में जैसे √2 ये का परिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ अब इसमें देखिएगा तो √4 लिया गया तो ये परिमेय संख्या, वर्गमूल इसका निकला, 16 का वर्गमूल निकलेगा। जिसका वर्गमूल निकलेगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगी, सीधी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पर आधारित है। सो इसको समझने का प्रयास करिए, नेक्स्ट आपको ही करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिखाया गया है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया था। √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है संख्या रेखा पर। मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसी बातें, तथ्य लिखते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, एक रेखा हमने खींच दी। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसको 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। इधर आते हैं अगर तो ये -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट इसका 0 हो गया। मिड पॉइंट क्या हो गया? 0 हो गया। अब उसी पर आधारित आपको कुछ तथ्य दर्शाना है। अब इसमें अगर हम एक इस पे क्या करें, जरा सा पहले यहाँ पे गौर करिए। कुछ हमने इस संख्या रेखा को दर्शाया है, जरा सा √5 लिया गया है। क्या लिया गया है? √5। √5 को कुछ ऐसे इस तरह से विस्तार लिख सकते हैं कि कड़ी इसका हटने का प्रयास, अगर हम इसको लिख दें कि √1 का स्क्वायर कर दें प्लस √1 फिर स्क्वायर प्लस √2, 2 2 4 1 5, तो बंद करें। देखिए जरा सा √5 को थोड़ा सा हम अगर ऐसे कर लें, कुछ तथ्य को थोड़ा सा समझिएगा। √5 को हम अगर दर्शा सकते हैं, अगर 1 लिख लें, यहाँ पे 2 कर दें, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल इसके बराबर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब, इसको आधार। तो इसका स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखेंगे तो यहाँ लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 हो गया, और कर्ण बराबर तो √5 में आ गया, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √5 में आ गया। इसके बाद √5 हम इस थोड़ा सा इसको दर्शाने का प्रयास करें कि इस बात को ज़रा सा गौर करिए। तो ये आपको यहाँ पे यही चीज़ को हम दर्शा रहे थे। अब इसको ज़रा सा गौर करिए, देखिए अगर हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर अगर दर्शा दें तो आपके पास पहला ही इसको मान लीजिए, जहाँ पे 0 है इसको O मान लीजिए, ठीक, और यहाँ पे A हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक मान चलिए, ठीक है। और यहीं पे एक क्या होगा कि शीर्ष लंब जो आपके यहाँ से एक मान चलिए शीर्ष लंब इस पे ए पर गिरता है, क्या गिरता है, शीर्ष पर एक लंब गिरता है, शीर्ष लंब। जो अब आप अगर ये बता सकते हैं शीर्ष लंब, कोई भी रेखा अगर क्षैतिज रेखा है, कोई ऊर्ध्वाधर रेखा आती है उसको क्रॉस करती है, तो जहाँ पे इसको गिरता है उसको लंब बोलते हैं। और देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे ये गिर रही है, इसको अगर मान चलिए इसका नाम दे दिए हमने, कोई भी नाम अगर दे देते हैं, ABC कर लेते हैं, इसका नाम क्या देते हैं C, तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हो कि OA पर लंब है क्या AC, OA पर लंब है क्या है AC। आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं OA पर लंब है क्या है AC को दिखा सकते हैं। अब इस तरह से जब लंब है तो जहाँ पे ये दिख रहा है तो इसको हम अगर थोड़ा सा इस रेखा को मिला दें, अब यहाँ से यहाँ तक हमने दिखाया है OA बराबर कितना है 2 हो गया, और AB बराबर यहाँ से यहाँ तक AB का मतलब AC हो गया, यहाँ पे AC मान लीजिएगा कितना हो जाएगा, AC बराबर 1 मान लीजिए, और हो गया, और क्या हो जाएगा, यहाँ बचा क्या, ये बचा, ठीक। तो आप इसका अब देखेंगे आधार और लंब, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पर आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लोग जान रहे हैं। अगर इस पर रखा जाए, कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको रखा जाए लंब का, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस आधार का 2 का स्क्वायर कर दें तो ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बराबर, तक कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √5। अब इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शानी है। तो आपने देखा इस तरह से हमने क्या ला दिया, OC की वैल्यू, एक तरह से मानिए ये OC की वैल्यू है, कितना है, OC की वैल्यू आ गई, ठीक है। OC की वैल्यू आपने देखा कितना आ गया, √5 आ गया। तो इस तरह से आपको दर्शाया जा सकता है OC की वैल्यू। अब अगर देखा जाए थोड़ा सा, ये आपका मिड पॉइंट है 0, ठीक। अगर यहाँ से ये यहाँ से कोई चाप लेकर अगर लगाया जाए, चाप यहाँ से, तो आप देखेंगे तो यहाँ से उठाएंगे, एक त्रिज्या नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ की आप क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक चाप उठाएंगे और इसमें नापेंगे, तो जाके कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, अगर यहाँ से मिड पॉइंट 0 से यानी O से एक चाप लगाएं तो यहाँ पे काटेगा, यहाँ से उठा के कहीं न तो कहीं ले जाके इधर गिराएगा। तो जो ये गिराएगा यहाँ पे कहीं काटेगा, इस बिंदु पर जहाँ पर भी काटेगा, तो हम इसका नाम अगर दे दें B, बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो जहाँ पे काटेगा, जहाँ पे काटेगा क्या होगा, तो √5। तो अभी आपने देखा OB की यानी क्या, हमने OC कर्ण बराबर
√5 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू √5 निकाला गया है, ये वाली वैल्यू यहाँ से, तो वो उतने चीज़ अगर यहाँ से ये काटेगा तो ये चीज़ अगर मिला दिया जाए तो फिर यही तो बनेगा, इधर भी बनेगा। तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं ए बी बराबर यानी जितना ओसी की वैल्यू कितना है √5, तो यहाँ पे BC की भी वैल्यू तो उतना हो जाएगी √5। तो आप लिख सकते हैं कि OC बराबर कितना होगा, OC बराबर BC के, OC बराबर BC के। तो आप अगर OC की वैल्यू अभी आपने निकाला कि √5 इधर हो रहा है तो √5 ये भी होगा, तो ये भी √5 होगा। बस यही आपको दर्शाना है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। फिर से ज़रा सा गौर करिए, हमने सिर्फ √5 को क्या कर लिया है, दो भागों में तोड़ा है, जिसमें AC की वैल्यू हमने क्या किया है, AC आप कोई भी बिंदु ले लीजिएगा, ठीक है। तो हमने उसको √5 को दो भाग में तोड़ दिया है। अगर करने में आता है तो √5 आ जाएगा। AC यानी ये OA का स्क्वायर के 2 दूना 4 और 1 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो करनी में √5 यहाँ पे हमने दिखाया है कैसे √5 आया। तो आप बस यहीं पे देख रहे हैं, जब ये वाला ओ क्या हो गया, AC आपका 1 हो गया, OA बराबर 2 हमने रख लिया, यहाँ से यहाँ तक ये रखा गया। अब इसकी वैल्यू जब यहाँ हमने निकाल दिया √5 आ गया, तो हमने क्या किया है कि संख्या रेखा पर यहाँ जहाँ वो बिंदु का मिड पॉइंट है, हमने वहाँ से एक चाप उठाया और इस सर्किल से यहाँ तक एक त्रिज्या लेकर हमने क्या एक चाप लगाया। चाप लगाने पर जहाँ पे ये रेखा काट रही है, तो जैसे यहाँ पे काटी है तो यहाँ से यहाँ तक चाप लगाया गया, तो यहाँ काटी है, तो एक यहाँ काटी थी, यहाँ चाप लगाया तो ये काटा, फिर यहाँ पे जाके यहाँ काटा संख्या। तो जितना यहाँ से यहाँ तक का है, OC यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो उतने दूरी यहाँ से BC का भी तो होगा। अगर ये √5 हो रहा है तो BC भी क्या होगा √5, क्योंकि यह रेखा इसके बराबर हो गई, ठीक। तो आप इसको संख्या रेखा पे इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब इसके तो इसी तरह से सेम अदर क्वेश्चन अगर ले लें कणी में 3, तो कणी में 3 कुछ भी आप इसको रख सकते हैं। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं, कणी में 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस कणी में 2 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कणी में 1 का मान 1 हो जाएगा, प्लस कणी में 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3। तो ये अगर इसको कर्ण बराबर लिखेंगे तो √3 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं √1 और √2। तो अगर इसकी वैल्यू जैसे हमने 1 माना है यहाँ पे, तब उस स्थिति में दूसरे क्वेश्चन में जब √3 की बात करेगा तब की बात है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √1 ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे √2 ले लेंगे, √2। अब इस तरह से इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, इसकी वैल्यू सेम वही क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू अब आ जाएगी √3 पर। जब ये √3 वही चाप हम लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर चाप अगला गिरेगा तो √3 पर ही गिरेगा, जितना इधर बनेगा उतना इधर बनेगा। यही काम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है, एक संख्या रेखा पर √13 को दर्शाइए, संख्या रेखा को √13। अब आप 13 की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा देख लीजिए, खाली हम √13 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो √13 का ऐसा कुछ वर्क करिए, क्या होगा कि इसकी वैल्यू आप इसके बराबर रख सकें, इसके और इसके बराबर क्या करें, यहाँ पे √13 आ जाएगा। आपको ये दिखाना कि √13 यहाँ आना चाहिए, लेकिन कैसे आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या रखा जाएगा। अगर यहाँ पे रखते हैं √1 का स्क्वायर करते तो 1 तो होगा, प्लस और क्या रखें कि आपकी वैल्यू 12 आना चाहिए यहाँ पे, तब जाएगा ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 √3 6, यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा। थोड़ा सा बंद करा 2 मिनट, इसको दिखा, इसको देखिए √13 को √1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा 2 √3 लिख दें, इसका स्क्वायर कर दें, अगर इसको अंदर भेजें तो देखिए जैसे यहाँ पे √3 है और 2 √3 है, इसको जब अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे होगा √3 गुणे 4 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो √12 हो जाएगा।
तो 12 का वर्गमूल 3 अंडर रूट, हम अब तो इसको 12 को आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे निकालना होगा तो इसका जोड़ा बना लीजिएगा। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वही आएगा, आपके पास क्या निकल जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा अंदर। वही हमने किया 2 अंडर रूट 3, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, तो वर्गमूल हो जाएगा पूरे का, तब आपके पास क्या बचा। तो अब इस तरह से नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा आप ये कर लीजिएगा कि 2 अंडर रूट 3 ना रख के डायरेक्ट आप अंडर रूट 12 रख लीजिएगा। सीधा सवाल सा, अंडर रूट 12 रखेंगे तो वर्गमूल तो इसका 1 हो जाएगा, वर्गमूल हटेगा तो प्लस इसका भी वर्गमूल हटेगा, तो 12 का तो 12 13 हो जाएगा। ठीक, कर्ण बराबर तब अंडर रूट में आ जाएगा, तब इसकी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, अंडर रूट 1 रख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 12 रख सकते हैं। कितना, अंडर रूट 12। अब यहाँ की जब वैल्यू निकालेंगे तब यहाँ पे अंडर रूट 13 आ जाएगा। जब ये अंडर रूट 13 बनेगा यहाँ भी अंडर रूट 13 ही बनेगा। इस तरह से आप सारी चीज़ों को दर्शा सकते हैं। तो अंडर रूट 13 का हमने क्या किया, 1 लिख दिया, अंडर रूट 12 लिख दिया, सीधा सीधा इसका। इस चीज़ को और भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, इसको सॉल्व करिएगा, करने का प्रयास करिएगा, जहाँ भी दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपका पूरी तरह से खत्म हो गया, अब एक्सरसाइज 1.3 चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सबको, बाय बाय, नमस्ते।